हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम के न्यूमेरिकल्स की। जी हाँ, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था, उसमें आपको 5-6 कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने जनरल इकोनॉमिक्स 1 के, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आज भी हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने उस सेशन को काफ़ी पसंद किया था और उस तरह के और सेशंस की डिमांड करी थी। सो अपना पेन पेपर जो है निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ जो है सॉल्व करते रहना। बेसिकली मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो एग्ज़ाम रहता है इसके जर्नल इकोनॉमिक्स 1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनसे ये न्यूमेरिकल्स लिए हैं। ठीक है, तो वे प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल्स जो हैं वही आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है जी। सो देखिए, ये हमारा यूपीएससी आईएएस का कोर्स है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही स्पेशली हमने ये कोर्स लॉन्च करा था। सबसे पहले हमने इस कोर्स में क्या था कि स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि मैम इकोनॉमिक्स के लिए आप इतने सालों से जो है पढ़ा रहे हो, तो आप आईएएस का कोर्स भी स्टार्ट करिए। हमने इसका पहले स्टडी मटेरियल लॉन्च करा था। बाद में स्टूडेंट्स ने डिमांड करा कि नहीं, हमको वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, तो वीडियो लेक्चर्स, पूरा स्टडी मटेरियल, मतलब सब चीज़ें, टेस्ट सीरीज भी, है ना, सब, मतलब इसमें हमने एकदम एक फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च कर दिया। मतलब 3-4 जनों की टीम है जो इस कोर्स के पीछे ही काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें एनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम इसमें 2026 का जो ये एग्ज़ाम होगा उसके लिए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सी। अब ये न्यूमेरिकल करिए आप मेरे साथ। मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ पहले यहाँ पे। अब देखिए, मेन चीज़ स्टेटमेंट की लिखूंगी बिकॉज पूरा स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें इसने बात करी है प्राइस डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोली की। ठीक है, तो एक प्राइस डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोलिस्ट है। आई होप कि जो भी हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आईएएस के, उन्होंने ये प्राइस मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इस पर लेक्चर देख लिया होगा। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोलिस्ट produces its output विद द टोटल कोस्ट फंक्शन। अब इसने मेनली यहाँ पे क्या दिया है, टोटल कोस्ट फंक्शन दे रखा है आपको स्टेटमेंट में। क्या है, TC इज इक्वल टू 5Q प्लस 25, ये है टोटल कोस्ट फंक्शन। ठीक है, और आगे उसने ये लिखा है एंड सेल्स इट्स आउटपुट, sells its output in two markets which are completely separated from each other. ठीक है, which are completely separated from each other. So डिमांड फंक्शन जो है इन मार्केट्स का, ये जो दो मार्केट्स इनकी बात हो रही है, इनका डिमांड फंक्शन जो है वो क्या है। पहला है Q1 इज इक्वल टू 55 माइनस P1, और दूसरा है, ये आपको स्टेटमेंट में दे रखे हुए हैं उसने, दो डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, P2। और पूछा क्या है, पूछा ये है व्हाट क्वांटिटी शुड मोनोपोली सेल इन ईच मार्केट। व्हाट क्वांटिटी शुड monopoly send in each market, ये पहला क्वेश्चन उसने पूछा है। दूसरा उसने पूछा है, हाँ यही है, अभी बाद में दूसरा इसका करते हैं पार्ट। सो दिस इज अ बेसिकली क्वेश्चन। अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ एक चीज़। जब भी एक स्टूडेंट यूपीएससी का ख्वाब पालता है ना, दैट मीन्स यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जब भी एक इकोनॉमिक्स एक्सपायरेंट ड्रीम लेता है ना, तो सबसे पहले आई नो कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है। ठीक है, एंड जब हम इसके प्रीवियस ईयर देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, सो वी रियलाइज कि इसमें जो जर्नल इकोनॉमिक्स 1 का आपका पेपर आता है वो स्टूडेंट्स की रिव्यू के अकॉर्डिंग ये है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू इसके अदर पेपर से, है ना। तो जर्नल इकोनॉमिक्स 1 का जो पेपर है, इसमें एप्लीकेशन पार्ट, न्यूमेरिकल वाली चीज़ें, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं, है ना, और मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट ही ये लगता है।
तो मैं यहाँ पर वही चीज़ें, और जब एक न्यू एस्पायरेंट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ही शी रियलाइज कि ये चीज़ें तो हमने अपने शायद मास्टर्स में सीखी नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, है ना, बिकॉज ज़्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के वक्त इन चीज़ों पर इतना जोर नहीं दिया जाता, अच्छे से समझाई नहीं जाती, है ना। DU JNU वाली साइड जो है उनमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से उनके सिलेबस में यही सारा कुछ है ना, उनको आती होती है ये चीज़ें। बट दूसरे काफ़ी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो वो मैथमेटिकली एस्पेक्ट से माइक्रो नहीं पढ़ाई जाती, जिस कारण एक न्यू एस्पायरेंट इस तरह के क्वेश्चंस देख के ही घबरा जाता है और उनको सॉल्व नहीं कर पाता, है ना। तो दैट्स वाई मैंने वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ही इसका पिक करा है आप सबकी सहूलियत के लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम से आप सब लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है ना। तो आपकी सहूलियत के लिए सबसे जो आपको टफ चीज़ लगती है इस एग्ज़ाम में वही मैं आपको करवा रही हूँ। इसके पहला एक सेशन हो गया, ये दूसरा। इसके बाद अब मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, जो एकॉट्रिक्स रहता है ना, उसमें आपको जो डेरिवेशंस वगैरह आती हैं और उसमें प्रूफ्स यहाँ पे करने पड़ते हैं। नेट के एग्जाम में तो हम है सिर्फ ऊपर ऊपर से टेस्ट कर लेते हैं कि कौन से प्रॉब्लम का कौन सा टेस्ट है ना, या चीज़ों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको प्रूफ पूरा, डेरिवेशन, इक्वेशंस, वो सब चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी, है ना। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। इसके बाद हम उस चीज़ पर आएंगे, ठीक है जी। और अगर आप हमारे पूरे इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो MS स्टडी गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, अब इसमें हमको पहले करना क्या, ध्यान से समझिए। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोलिस्ट है, यानी कि भाई वो एक मार्केट में दूसरा प्राइस चार्ज कर रहा है, दूसरी मार्केट में दूसरा, है ना, सेम प्राइस नहीं रख रहा। अब हम एक नॉर्मली कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ज़्यादा, वहाँ पे प्राइस चार्ज किया जाता है कम। लर्नर मोनोपोली पावर में हम कितने सारे फार्मूले करते हैं, लर्नर का मेयर, ट्रिफन्स का फार्मूला, है ना, कि उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई इलास्टिसिटी जो है वो मोनोपोली पावर से इनवर्सली रिलेटेड है। आप ऐसा समझ लीजिए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी हम ये चीज़ बड़े अच्छे से समझते हैं, है ना, कि प्राइस लो है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है तो प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जाता है। एक सिंपल सी बात है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होने से प्राइस ज़्यादा चार्ज क्यों किया जाता है, एंड वाइस वर्सा। एज ए मोनोपोलिस्ट, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको पता है कि भाई इस मार्केट में मैं प्राइस थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर भी दूंगा, लोग डिमांड नहीं बदलने वाले, मुझसे ये चीज़ खरीदने वाले हैं, नहीं कम चेंज होने वाला, डिमांड में इतना चेंज नहीं होने वाला। ऐसी वाली मार्केट में वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, तभी फायदा है ना। अब जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, उसको पता है कि भाई लोग डिमांड शिफ्ट कर देंगे, मैं ज़्यादा प्राइस बढ़ा दूंगा, छोड़ के चले जाएंगे, दूसरों से चीज़ें खरीद लेंगे। ऐसी मार्केट में वो क्यों प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, भाई ऐसी मार्केट में तो वो प्राइस कम चार्ज करेगा ना। सो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, जो प्राइस होगा वो कम चार्ज होगा, लो इलास्टिसिटी पर प्राइस ज़्यादा चार्ज होगा। अब ये कंसेप्ट जिस बच्चे को समझ है ना अच्छे से, वो इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कर सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्वांटिटी पता करना है। कहता है व्हाट क्वांटिटी शुड मोनोपोली सेंड इन ईच मार्केट। तो क्वांटिटी पता करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालूंगी, ठीक है जी, क्योंकि प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे मुझे अपने पता यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। सो मेरे साथ करिए सॉल्व इसको। सो फर्स्ट हम पहले जो फर्स्ट फॉर्म है, दो फॉर्म दिए गए हैं, फर्स्ट फॉर्म का जो है टोटल रेवेन्यू निकालोगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा P1 Q1, क्या है यहाँ पे डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपको पता ही होगा, ये बेसिक रूल है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमको ये P1 की टर्म्स में फंक्शन पता करना होता है, क्योंकि बाद में जब मुझे MR1 निकालना है तो वो Q1 की रिस्पेक्ट में निकालना है, डेरिवेशन मेरी Q1 की रिस्पेक्ट में होनी है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं Q1 को ही पुट कर दूंगी तो मेरा टोटल रेवेन्यू फंक्शन बने, मतलब वो P की टर्म्स में बन जाएगा, पर मुझे Q की टर्म्स में चाहिए होता है। मीन्स टू से कि आप ये जो फंक्शन है इसको इन्वर्स कर लीजिए। इन्वर्स करेंगे, P1 इस साइड ले आइए और 55 माइनस Q1 बना दीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, 2P2 इस साइड ले आइए और 70 माइनस Q2 बनाएंगे, तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा 70 माइनस Q2 ओवर 2, ठीक है जी। अब P1 क्या पुट कर दूं मैं यहाँ पर, P1 पुट कर दूं 55 माइनस Q1, 55 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर,
राइट, ये फर्स्ट का। अब इसका MR1 क्या बनेगा, MR1 बनेगा 55 माइनस 2Q1, सिंपल मैंने डेरिवेशन करी है, ठीक है जी। अब MC क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट दे रखा है उसने, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्वांटिटी जो है मेरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, Q1 एंड Q2, तो यानी कि ये जो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, Q की जगह पर मैं Q1 प्लस Q2 लिखूंगी, ठीक है जी। सो दैट मीन्स 5Q1 प्लस 5Q2 प्लस 25, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मेरा 5 बन जाएगा, ओनली 5, क्योंकि Q1 की रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेशन करी तो वो 5 बन गया। क्लियर। अब अगला स्टेप है मेरा यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करना, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम करते हैं दोनों को इक्वेट, एम और MC को। मोनोपली का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वेट करते हैं। सो इट विल बी 55 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 5, राइट, माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 5 माइनस 55, करिए सॉल्व, कितना आ गया, ये 25 आ जाएगा ये आपका, राइट, इट विल बी 25, यानी कि Q1 मेरा यहाँ पर आ गया 25। कैसे पता चला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अगर वैसे आपको देखना है या प्रूव करना है ऐसा कुछ, तो उसका रूल होता है कि आपका जो MR का स्लोप है वो MC के स्लोप से कम होना चाहिए, यानी कि MR का डेरिवेशन कितना आएगा, -2 आएगा, और MC का कितना आएगा, 0 आएगा। -2 है जो है वो लेस है ना MC से, दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है 25 पर, ठीक है जी। अब सेम इसी तरह से जो सेकंड है आपका, ये है 70 माइनस Q2 ओवर 2, इसका फाइंड करिए। क्या बोला मैंने, 70 माइनस Q2 ओवर 2, राइट, P2 था ये, दैट्स, ठीक है जी। कितना आएगा, 70 Q2 ओवर 2 माइनस ये आएगा तो इसको अब अगर MR2 करेंगे तो MR2 आ जाएगा आपका 70 ओवर 2 माइनस 2Q2 ओवर 2, कटिंग कर दो इसकी थोड़ी, 35 माइनस Q2, यही आ रहा है 35 माइनस Q2, इक्वेट कर दीजिए, MR2 इज इक्वल टू MC2। अब यहाँ पे देखिए MC2 कितना आएगा, ये टोटल कॉस्ट था, MC2 का मतलब आपको Q2 की रिस्पेक्ट में निकालना है, Q2 की रिस्पेक्ट में TC का डेरिवेशन ये भी 5 ही आने वाला है ना, तो ये भी 5 ही आने वाला है, यानी कि इट विल बी 5, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू Q2, Q2 आ गया आपका 35, है ना, यानी कि आपने उसने क्या पूछा था, क्वांटिटीज पूछी थी, दोनों क्वांटिटीज मैंने निकाल के दिखा दी आपको, Q1 इज 25 एंड Q2 इज 30। अच्छा, इसके बाद उसने क्या पूछा है नेक्स्ट, मैंने बी पार्ट बताया था ना, इसका एक बी पार्ट भी है। अब इसमें बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में वो पूछ रहा है कि प्राइस बताओ, कहते हैं प्राइस टू बी चार्ज्ड इन ईच मार्केट, ये चीज पूछ रहा है। एक चीज और पूछ रहा है, सी लिखो, सी में पता क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्सप्लेन रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन 2 मार्केट्स, ये सी है, समझ गए, ये सी है, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि जहां पे प्राइस ज्यादा होगा वहां पे इलास्टिसिटी आपकी कम ही होगी। तो देखिए अब प्राइस कैसे पता करना है मुझे, प्राइस फंक्शंस क्या थे मेरे, देखो यहीं पे मैं P1 था 55 माइनस Q1, इट्स वेरी सिंपल, P1 इज 55 माइनस Q1 एंड P2 इज 70 माइनस Q2 ओवर 2, राइट, मेरा Q1 कितना आया था, 25 आया था, है ना, तो 55 में से 25 माइनस कर दो, दैट विल बी योर प्राइस, और P2 भी सेम ऐसे ही निकाल लीजिए, 30 आ गया, दैट इज 70 माइनस कितना था मेरा Q2, 35, इट्स 30, सॉरी इट्स 30 है ना,
30/2, ये 20 आ जाएगा आपका, सॉल्व करके 20 आ जाएगा, यानी कि P1 मेरा 30 आ रहा है और P2 मेरा 20 आ रहा है, राइट। ठीक है, अब उसने क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो हम इसके केस में पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर लेते हैं, तो मैं फर्स्ट फॉर्म का पहले फाइंड कर लेती हूँ। क्या होगा फार्मूला, ये बनेगा मेरा P1 Q1, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिखो अपना डिमांड फंक्शन Q1 का, कितना था डिमांड फंक्शन स्टेटमेंट में, देखना जरा पीछे जाकर, 55 माइनस P1 है ना। तो इलास्टिसिटी के लिए मुझे यही चाहिए होता है, कितना आएगा, डेरिवेशन करो इसका P1 की रिस्पेक्ट में, -1 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय P1 कितना निकाला है, 20 निकाला है। Q1 कितना निकाला था, पीछे स्लाइड में जाना पड़ेगा, एग्जाम में तो इजी होता है, ऊपर शीट से देख लो। Q1 मैंने निकाला था 25, राइट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 5 का 20, 5 का 25, दैट इज 4 5 0 पॉइंट, ठीक है, इट विल बी 0.8। और अगर सेकंड का निकालते हैं तो सेकंड का भी सेम ऐसे, Q2 कितना था, Q2 था मेरा 70 माइनस 2 P2, राइट। तो कितना आएगा इसका, अब करो डेरिवेशन, इसका आ जाएगा -2 करके, है ना, -2 मल्टीप्लाई P2 कितना निकाला था, P2 मैंने निकाला था 20 एंड Q2 निकाला था 30, ये निकाला था, राइट। तो ये आ जाएगा 4/3, यानी कि इसको आप करोगे तो ये ज्यादा आएगा 1 से, 0.33 का मतलब 1.3 समथिंग आएगा ये। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो सेकंड मार्केट में ज्यादा है फर्स्ट मार्केट से, राइट। तो मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेंट मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस किस में ज्यादा चार्ज कर रहा है, आपका जो फर्स्ट का प्राइस कितना आया था, 20 है ये, और सेकंड का प्राइस कितना था, कहाँ गलती कर दी, ये 30 था आपका, राइट ना। P1 मैंने 30 निकाला था, क्या निकाला था देखो, P1 30 निकाला था और P2 20 निकाला था, है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे वही बोल रही हूँ ना, शीट नहीं, जिस एग्जाम में शीट होती है ऊपर से देख लेते हैं, पीछे स्लाइड्स करनी पड़ती है। चलिए, P1 कितना 30 निकाला था मैंने यहाँ पे, यानी कि 5 का 25, 5 6 का 30, ऐसे आया था मेरा। तो 6 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर, 5 1 का 5, कितना 5 2 का 10, यानी कि ये 1.2 आ रहा है आपका, है ना। और सेकंड का आ रहा है 1.3, इसका 1.3 आ रहा है और इसका आ रहा है 1.2, है ना। और फर्स्ट का प्राइस आपका ज़्यादा था, 30 था, और सेकंड का प्राइस आपका 20 था, यानी कि प्राइस जो है वो फर्स्ट फॉर्म का ज़्यादा है और इलास्टिसिटी सेकंड फॉर्म की ज़्यादा है, यानी कि जो मैं प्रूव करना चाह रही थी वो प्रूव हो गया ना। फॉर्म 1 जो है वो कम इलास्टिक है एज कंपेयर टू फॉर्म 2, सो फॉर्म 1 जो है वो कम इलास्टिक है एज कंपेयर टू फॉर्म 2, देयरफॉर द प्राइस चार्ज्ड, क्या है ये 30, प्राइस चार्ज्ड इन फॉर्म 1 इज हायर देन प्राइस चार्ज्ड इन फॉर्म 2, ठीक है। इलास्टिसिटी इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस से, क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैंने समझा ही दिया आपको। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, लिख रही हूँ यहाँ पर सेकंड। ये वैसे 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, असल में एक के 3 पार्ट्स थे।
डिमांड फंक्शन दे रखा है उसने Q1 इज इक्वल टू 50 माइनस P1, है ना। सो that intersects another linear demand function Q2 at P is equal to 10. उसने लिखा है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर Q2 इज 6 टाइम्स, कहता है 6 गुना है, 6 टाइम्स ज्यादा है देन दैट ऑफ Q2, ठीक है। देन फाइंड, आपको इसमें फाइंड क्या करने को कहा है, उसने फाइंड करने को कहा है डिमांड फंक्शन फॉर, मैंने मेन चीजें क्वेश्चन में लिखी है ना, ये चीज है आपको जो इसमें पता करना है, ठीक है। मतलब फॉर्म 1 का उसने डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और फॉर्म 2 का डिमांड फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर पता करना है और प्राइस दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि जो डिमांड फंक्शन Q1 है वो अनदर लीनियर डिमांड फंक्शन से 10 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्राइस 10 पर। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके सॉरी कि आपके ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये बराबर है आपके। मुझे यहाँ पे पता क्या करना है, Q2 पता करना है, ऐसे बनेगा you have to find this Q2 is equal to A minus B P2, सॉरी। सो अब यहाँ पर पता क्या है, देखो अब आपका जो Q1 है वो कितना निकलेगा, पहले देखो 50 माइनस P1 करोगे तो 50 माइनस 40 आएगा, ये आपका Q1 आएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पर आपका Q1 एंड Q2 दोनों 40 है, ठीक है, और प्राइस 1 एंड प्राइस 2 दोनों 10 है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 40 इज इक्वल टू A माइनस B 10, यू कैन राइट इन दैट वे, ठीक है। ऐसे भी A एंड B पता करने हैं मुझे भी यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ इक्वेशन में, कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो Q2 की है वो 6 टाइम्स ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, 6 टाइम्स ग्रेटर है। कैसे होगा ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ Q2 इज 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स लार्जर देन द लोंगर देन द Q2 दैट ऑफ Q1, सॉरी। तो इससे ऐसे आएगा ये, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ Q2 इज 6 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ Q1। अब क्या करेंगे हम, वही चीज डेल्टा Q2 ओवर डेल्टा P2 मल्टीप्लाई बाय P2 ओवर Q2 इज इक्वल टू 6 डेल्टा Q1 ओवर डेल्टा P1 मल्टीप्लाई P1 ओवर Q1, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट स्लाइड पर चले। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि ये डेरिवेशन आपकी कितनी आएगी, जो आपका सेकंड था ना ये वाला, इसका डेरिवेशन आएगा, यानी कि ये चीज जो है मेरी कितनी आएगी, -b आएगी, आएगी ना। देखो डेल्टा Q2 ओवर डेल्टा P2 -b आएगा, और डेल्टा Q1 ओवर डेल्टा P1 जो है यहां से निकालोगे तो -1 आएगा, है ना, -1 आएगा, ठीक है। अब पुट करिए इसको, क्या था मेरा -b, ठीक है, P1 ओवर Q1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स -1 P2 Q2, ऐसे ही था बना, ऐसे ही बना था, अपने कॉपी पेन पे देखिए, ऐसे लिख रहे हो ना। तो देखो अब P2 10 है और Q कितना था, Q मेरा 40 है और P 10 है ना, यानी कि लिख दो यहाँ पे 10 ओवर 40 इज इक्वल टू -6 10 ओवर 40, ठीक है जी। ये कट गया, कितना माइनस माइनस भी कट गया, b ओवर 4 इज इक्वल टू ये भी कट गया,
6/4। अच्छा b मेरा 6 आ गया यहाँ पे, b 6 आ रहा है ना। अब a भी निकाल लो ऐसे ही, फंक्शन क्या बनाया था, Q2 इज इक्वल टू a माइनस बी P2, 40 a माइनस 6 10, ठीक है। 40 प्लस 60 इज इक्वल टू a 100 आ गया आपका, ठीक है। डिमांड फंक्शन बन गया मेरा Q2 इज इक्वल टू 100 माइनस 6 P2, ये आंसर है आपका। दैट इज द डिमांड फंक्शन ऑफ सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए अपनी कॉपी पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तीसरा। अच्छा यहाँ पे आपको एक मोनोपोलिस्ट का डिमांड फंक्शन दे रखा है। फॉर मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरी दे रखी है मुझे कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दी है उसने 14 प्लस एक्स, और कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है मुझे। कंज्यूमर, अब एक चीज देखो, कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस हम नेट के एग्जाम में भी करते हैं, ये क्वेश्चन आपका नेट में भी काम आएगा, यूजीसी नेट की अगर कर रहे हो तैयारी तो देखो यहाँ पर अभी पता क्या है, जो यहाँ पे ना मुझे पहले तो वो नहीं दिया हुआ, एक्स पी कुछ भी नहीं दिया हुआ, कंज्यूमर सरप्लस के लिए चाहिए मुझे, है ना। तो हम पहले एक्स एंड पी फाइंड करेंगे। एक्स पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो रूल है। अब समझदार बच्चा जो है, टाइम बचाने वाला बच्चा, यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी वाला रूल लगाएगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो दूसरा लगा देगा, ये वाला। अब ये वाला अगर मैं रूल लगाऊंगी, मुझे एम सी को सी बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करके सी बनेगा, है ना। तो अदरवाइज इसका जो सिंपल है वो ये है कि आप प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पर मत जाइए, आप सिंपली एम आर इज इक्वल टू एम सी करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिए और पी एंड क्यू निकालिए। यहाँ पे ना स्क्वायर है, ऐसे है ये पी वाई क्यू में, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम एम आर इज इक्वल टू एम सी करना है ना मुझे, तो पहले टी आर निकाल लेते हैं, पी एक्स करके। पी कितना है, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। बचपन में 10th क्लास में फार्मूला किया हुआ है, बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, सिंपली इट विल बी x माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाई x। 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x ब्रैकेट बड़े वाला, ठीक है जी। इट विल बी 36x प्लस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, राइट। एम आर आ जाएगा 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, राइट। इक्वेट कर दीजिए दोनों को। एम आर कितने, एम आर है मेरा 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 14 प्लस एक्स कर दे, ठीक है जी। 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 25x, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 36 में से 14 कर दोगे तो 22 आ जाएगा आपका, है ना। इट विल बी 22, ठीक जा रहा है। 22 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लीजिए फटाफट से इसके, क्या फैक्टर्स बनेंगे, दिमाग में सोचो सोचो सोचो। फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पर 22, 3 का कितना लेके आना है मुझे, 66 लेके आना है, 66 मल्टीप्लाई करके, मतलब 66 होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 22 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, है ना, 2 मिनट, माइनस 3x, ये बन गए फैक्टर्स, लो बन गए फैक्टर्स, ठीक बन गए। दिख तो रहा है, मैं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखी जा रही। 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही फैक्टर्स बने हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पर चले जाए, नहीं तो चलो। थ्री एक्स स्क्वायर
यही बनाया था मैंने, देखना ज़रा। 3x² माइनस 22x माइनस 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सॉरी। तो क्या लिखें अब यहाँ पे फैक्टर्स? ओके, तो 3x कॉमन ले लो, x माइनस 3, 22 कॉमन ले लो, x माइनस 1। ठीक है, यानी कि आपका अब 3x माइनस 22 एंड x माइनस 1 बन गया। तो x को हम 1 नहीं लेंगे, फ्रैक्शन वाला तो लेंगे नहीं। ये आपका x आ गया। ठीक है, इन सेम वे आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना था मेरा p? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर, 25 मेरा p आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपका कंज्यूमर सरप्लस। क्या फार्मूला है कंज्यूमर सरप्लस का? ये आपका आएगा डिमांड फंक्शन माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ऐसी स्पीड बनानी है ना फटाफट से वाली, तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको भी। ठीक है, पर आप वैसे एक्सपेक्ट मत करना कि इतना, क्योंकि भाई मैं तो 5-6 साल से चीज़ें पढ़ा रही हूँ। मैं जब पहले दिन मैं एक एस्पायरेंट थी, एक फ्रेश एस्पायरेंट थी, है ना, या जब करियर का स्टार्ट था, बिल बहुत धीरे धीरे चीज़ें होती थी, बहुत धीरे धीरे, टाइम बहुत लगता था इन चीज़ों के लिए। अब तो एक्सपीरियंस के साथ मेरी स्पीड फर्स्ट हुई है। तो एक फ्रेशर एक्सपेक्ट मत करे कि पहले दिन से वो इतना फटाफट से हाथ चलाने लग जाएगा, टाइम लगेगा उस चीज़ को। ठीक है, प्रैक्टिस से वो चीज़ आती जाएगी, पर ये मत सोचिएगा कि इतनी फटाफट ही हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्रेजुअली स्टार्ट करिए, अपने आप सब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। प्राइस मैंने अभी कितना निकाला, 25, और x मेरा है 1, यही है। ठीक है, अब करो इसका इंटीग्रेशन। 6x माइनस एक्स, नहीं 6 माइनस, ऐसा करेंगे, 6 माइनस एक्स का क्यूब ओवर 3 माइनस 1, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले मैंने होल का इंटीग्रेशन कर लिया, फिर माइनस एक्स का किया तो माइनस 1 है, इट विल बी माइनस 25। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे क्या है मेरा 1, एक्स कितना है 1 है ना, 1 0, इस तरह से, राइट। सो फर्स्ट वी विल पुट 1 एंड देन वी विल पुट 0। करिए पुट, और ये कितना आ रहा है, सी देखो ये ऐसे है, 6 माइनस एक्स का क्यूब है ओवर 3। ठीक है, माइनस 25। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम x करेंगे पुट 1, लाइक x माइनस 1 क्यूब ओवर 3, फिर क्या होगा, बीच में माइनस आएगा। ठीक है, देन हम पुट करेंगे 0, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये माइनस 25 साथ में चलने दो, तो ये बन जाएगा माइनस 5 क्यूब ओवर 3, राइट। ये माइनस माइनस प्लस 6 क्यूब हो गया, 6 क्यूब ओवर 3 माइनस 25। ठीक है जी, माइनस 125 ओवर 3, 6 6 का 36, 36 3 6 का 216। यू कैन यूज कैलकुलेटर इन योर एग्जाम्स टू, नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करके निकालिए कितना आंसर आ रहा है। इट विल बी पूरा 3 ले लो, माइनस 125 प्लस 216 माइनस 75, माइनस करो इसको, मतलब टाइम ना वेस्ट करना एग्जाम में खुद करने के लिए, जब कैलकुलेटर है तो। मैं कैलकुलेटर हो, मैं तो एक एक दो दो की कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करती हूँ। चलिए 125 माइनस 216, इट्स 91, 91 माइनस 75, 16, 16/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 5.33 आएगा आपका ये आंसर। चलिए जी, ये भी सम आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और इस पेपर वाले हो गए सारे।
नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जिनका नेट क्लियर हुआ था ना इस पर, उनके वो ये एसआर भी नेट का है। चलो वो पुरानी पीपीटी है। सो लेट्स डू। चलिए तो ये है आपका फोर्थ, राइट। कंसीडर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है यूटिलिटी log x1 प्लस log x2 विद रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2, ये ठीक है। और क्या आगे उसने कहा है, डराइव करो डिमांड फॉर x1 एंड x2, ये लिखा है उसने इसमें, ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन। बड़ा सिंपल है ये, देखो लैग्रेंजियन लगा लो और कुछ नहीं है इसमें। लैग्रेंजियन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लगाओ यहाँ पर, log x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा कितना आएगा p1 x1 प्लस p2 x2 और माइनस m कर दो, ठीक है। करो अब डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे 1 ओवर x1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका x1 की करके लैम्डा p1, राइट। देन x2 की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, यहाँ से 1 प्लस लैम्डा p2, ठीक है। अब लैम्डा की रिस्पेक्ट में करोगे तो p1 x1 प्लस p2 x2 माइनस m, ये आएगा, राइट। अब ना इनको डिवाइड कर लो इन दोनों को। लेट्स सी, जैसे है इट विल बी 1 ओवर x1 प्लस लैम्डा p1 ओवर 1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 ओवर x1 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा p1 ओवर माइनस लैम्डा p2, माइनस माइनस लैम्डा लैम्डा कट गए, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका p1 ओवर p2 विल बी इक्वल टू 1 ओवर x1, है ना। तो यानी कि अगर मुझे x1 निकालना है तो x1 विल बी इक्वल टू p2 ओवर p1, है ना। x1 विल बी इक्वल टू p2 ओवर p1, ठीक है। तो अब इसको आप इसमें पुट करके, ये आपका वो निकालना था डिमांड फॉर, इसका तो निकल गया x1 का, ठीक है। अब आप x2 का निकाल लो, इसमें पुट कर दो, उसका जरूरत ही नहीं था हमको, है ना, लैम्डा वाले का। इसमें पुट कर दो, m इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2, राइट। कितना था x1, p2 ओवर p1 प्लस p2 x2, ये कट गए आपस में, m इज इक्वल टू p2 प्लस p2 x2, ठीक है। कॉमन निकाल लो ना, p2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस x2 आ जाएगा, m ओवर p2 माइनस 1 x2, ये देखो ये आपका x2 आ जाएगा, है ना। x2 विल बी m ओवर p2 माइनस 1। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सिंपल है काफ़ी, लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे रखी हैं, 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे रखी हैं आपको, 2x माइनस वाई प्लस 1 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 0, ठीक है। उसने क्या, आइडेंटिफाई ट्रू रिग्रेशन लाइंस, ट्रू रिग्रेशन लाइंस एंड फाइंड x बार एंड y बार, यानी कि मीन पता करनी है आपको बस। अब ट्रू रिग्रेशन लाइन आपकी कैसे बनती है, y की टर्म्स में ऐसे बनेगी, राइट। करो इसको फॉर्म, क्या बनेगा, y को दूसरी साइड ले जाओ ना, ऐसे ये बन गई पहली लाइन, y इज इक्वल टू 2x प्लस a प्लस बी एक्स, नो इट विल बी लाइक y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x,
ठीक है जी। सेकंड कैसे बनेगी? सेकंड देखिए, अब उसको उधर ले जाओ। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y, राइट। 3/2x प्लस 7/2 is equal to y. Okay, so you can write it like 7/2 plus 3/2x. ठीक है, these are the two true regression lines, right? y is equal to 2x plus 1 and it is 7/2 plus 3/2x. ठीक है, अब हमको अगर x बार y बार पता करना है ना, तो जहाँ पे टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे x बार एंड y बार निकलता है, जहाँ पे टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे x बार एंड y बार निकलता है। तो दैट मीन्स मुझे ना इसका एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि सब्सटीट्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है। चलो जो भी लगाना है एलिमिनेट कर लो, चाहे चाहे y निकाल कर दूसरे में सब्सटीट्यूट कर लो, जैसे भी करना चाहते हो। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इक्वल कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा, जगह ज़्यादा चाहिए मुझे। चलो 2 मिनट, अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, 3x माइनस 2y, ऐसे हो जाएगा ना, है ना। इक्वल करना था मैंने, y को इक्वल इक्वेट कर लिया। अब प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो x आ जाएगा, प्लस कर दोगे इसको तो कितना आएगा, साइन ऑपोजिट लेते हैं इससे, अपना -2 प्लस 7 कितना हो गया 5, x 5 आ गया। दैट मीन्स आपका x बार जो है यहाँ पे वो 5 निकला है, ठीक है। अब y बार निकालना है, सिंपली पुट कर दो, 2 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, 5 टू का 10 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 10, तो y आपका 11 आ जाएगा, यानी कि y बार आपका 11 आ गया। टू एक्स माइनस वाई एंड 3x माइनस 2y, ठीक आ रहा है ना। यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे करके। अगर आपको सब्सटीट्यूशन यूज करना है यू कैन यूज दैट आल्सो। उसके केस में आप क्या करेंगे फिर, उसके केस में आप जैसे यहाँ से निकाला ना अपने 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, इसको इसमें पुट कर दो, 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इधर ही ले आओ, इसको ऐसे पुट करके वो हो जाएगा -4x माइनस 2 प्लस 7 माइनस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5, ये लो x आपका 5 आ जाएगा, ऐसे भी कर लोगे तो। और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 10 माइनस वाई -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -10, ये आ गया आपका 11, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, इट विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हाँ 6th, 2 क्वेश्चंस, एक और इसके बाद एक और बस करेंगे, हाथ थक गए हैं थोड़े। डिमांड फंक्शन एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे p दिया हुआ है 32 माइनस एक्स, ठीक है, और c दिया हुआ है x² प्लस 8x प्लस 4, ठीक है। आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें देख लो, आउटपुट फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है और टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म की, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म में एक चीज़ बताओ, इक्विलिब्रियम हम कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे MC इज इक्वल टू प्राइस होता है, राइट, तो वही लेंगे बस, ठीक है। तो
MC कितना आएगा 2x प्लस 8 और प्राइस आ जाएगा 32 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस एक्स 32 माइनस 8 3x सो x आ जाएगा आपका 8, राइट, मतलब कि आउटपुट निकाल लिया मैंने 8, ठीक है। अब प्राइस कैसे निकालोगे, ये तो काफ़ी सिंपल था, -8 दैट विल बी 24, राइट, प्राइस आ गया 24। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी रेवेन्यू होता है और कॉस्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, पुट करके खुद निकाल सकते हो, यू कैन प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू भी निकाल सकते हो, यू कैन डू इट बाय योर ओन, है ना, सिंपल। आगे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज चलिए, अब यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वाला है ये 7th, u इज इक्वल टू एक्स एल्फा वाई बीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला स्टेप तो यही है कि मैक्सिमाइज करो और मैक्सिमाइज करके एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लो। दूसरा इसने इसमें ये भी पूछा है, शो करो दैट these demand functions are homogeneous of degree 0, homogeneous of degree 0, ऐसा कहा उसने, ठीक है, लैग्रेंजियन लगा लो बस। L इज इक्वल टू एक्स एल्फा वाई बीटा प्लस लैम्डा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई माइनस एम, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा, एल्फा एक्स एल्फा माइनस 1, वाई बीटा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो साथ ही आएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन इतना, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, बीटा वाई बीटा माइनस 1 एक्स एल्फा, ऐसे ही आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा लैम्डा पी वाई, राइट। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो पी एक्स ओवर पी वाई, फाइंड कर लो कितना है, लैम्डा एक्स लैम्डा माइनस 1 वाई बीटा ओवर बीटा वाई बीटा माइनस 1 एक्स एल्फा इज इक्वल टू, ये लैम्डा लैम्डा तो कट जाएंगे, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये आएगा पी एक्स ओवर पी वाई, है ना। करना इसको सॉल्व, यहाँ से आपका एक्स निकल जाना चाहिए, ये पता कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी, ये नीचे अल्फा है ना, ऊपर आके माइनस अल्फा नहीं बन जाएगा, है ना, ये देखो, ये अल्फा ऊपर आके माइनस अल्फा बन जाएगा और अल्फा और माइनस अल्फा कट जाएंगे, -1 रह जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी तरह ये बीटा -1 है ना, तो ऊपर आके ये ऐसे बन जाएगा बीटा माइनस बीटा प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे, बीटा बीटा कट जाएगा और वाई के पास सिर्फ बीटा बच जाएगा, ये बचा आपके पास, ठीक है, पी एक्स ओवर पी वाई। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स को नीचे ले जाओ तो 1 हो जाएगा, वाई बीटा ओवर एक्स, बीटा थोड़ी है, बीटा तो कट गया, ये बचा आपके पास, है ना, पी एक्स ओवर पी वाई, ये बचा, अल्फा ओवर बीटा वाई ओवर एक्स, अल्फा ओवर बीटा वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे एक्स निकालना है तो कैसे निकालूंगी, उल्टा कर लो पहले तो, बीटा एक्स ओवर अल्फा वाई इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी एक्स, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी एक्स, इधर आ जाएगा वाई अल्फा ओवर बीटा, ये आ जाएगा आपका, है ना, x इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई अल्फा ओवर बीटा, ठीक है।
अब वही है, इसको आप पुट कर दो उसमें, इसमें पुट कर दोगे तो आपका y का निकल आएगा, ठीक है। यू कैन, अब वो निकाल सकते हो, y वाला तो खुद निकाल लोगे, है ना। अब जो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 फाइंड करने के लिए ना मुझे कुछ इसको पूरा निकालना ही पड़ेगा, पूरा आपको बताना पड़ेगा निकाल के। रुकिए बताती हूँ फिर क्या था मेरा बजट वाला इक्वेशन, लिखो यहाँ पे पूरा। इट इज m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स, ये था, है ना। तो यहाँ पर अगर x पुट कर देते हैं तो आ जाएगा पी वाई ओवर पी एक्स वाई एल्फा ओवर बीटा प्लस पी वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। ये आपस में कट जानी है। और कुछ कट रहा है देखो, नहीं कट रहा। अब दूसरी साइड ले आओ ना फिर, m माइनस पी वाई, पर y तो निकालना है, y को कॉमन लेना पड़ेगा। इस साइड कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, m इज इक्वल टू y को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा आपका पी वाई मल्टीप्लाई एल्फा ओवर बीटा प्लस पी वाई, है ना, ये बच जाएगा। सो m इज इक्वल टू, यू कैन टेक पी वाई आल्सो कॉमन, एल्फा ओवर बीटा प्लस 1। सो थोड़ा इसको सॉल्व ढंग से करना पड़ेगा, एल्फा प्लस बीटा ओवर बीटा लाइक दैट, m बीटा ओवर एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और डिवाइड में पी वाई भी आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई, देखो वाई ये बनेगा सबका, वाई बीटा ओवर एल्फा प्लस बीटा, यही बिल्कुल सही है, यही बन रहा है। अब मुझे वो जो होमोजीनियस वाली चीज़ निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, वो होमोजीनियस वाला मुझे ना x को बजट टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो अब x को बजट टर्म्स में लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, y पुट कर सकते हैं। हाँ देखो, ये है ना जो आपका क्या इक्वेशन, x इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी एक्स, अगर मैं यहाँ पे ना y पुट कर दूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे इक्वेशंस याद रखने के लिए मुझे क्या लिखी थी इक्वेशंस, पहले पेज पर देख लेती हूँ मैं। ये मैंने y निकाला था, यहाँ पर ऐसे कुछ निकाला था, बीटा m ओवर एल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाला था, और x मेरा ये था पी वाई ओवर पी एक्स, ऐसे था x, यही था ना, है ना। चलो अब क्योंकि होमोजेनियस डिग्री भी पता करनी है ना कि वो 0 डिग्री का प्रूव करना है, तो यहाँ पे ना फिर आप y पुट करो, एल्फा प्लस बीटा, नहीं यहाँ पे क्या था आपका, पी वाई था, पी वाई, हाँ, एल्फा प्लस बीटा पी वाई, है ना, एल्फा ओवर बीटा। अब कटिंग किसकी किसकी हो रही कर दो, जिसकी हो रही है, बीटा को बीटा से काट दो, ये बच गया, पी वाई को पी वाई से काट दो, चलो m ओवर पी एक्स, और क्या बचा, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा, ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब ना होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा लैम्डा m ओवर लैम्डा पी एक्स, ठीक है, एल्फा ओवर एल्फा प्लस बीटा, ये आया आपका। सो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट की डिग्री जो होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। कितनी आ रही है, 0 आ रही है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि देखो ये लैम्डा लैम्डा तो आपस में कट रहे हैं, ये कट नहीं रहे आपस में, फिर जो अगर कट ही जाए तो फिर उसकी डिग्री क्या 0 आएगी। You can write here the line that the degree of homogeneity is 0. ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, लैम्डा 0 m अल्फा ओवर पी एक्स अल्फा प्लस बीटा, कैन राइट हियर।
ठीक है जी, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप काफ़ी काम आया होगा आपके। इसी तरह के कितने सेशंस देखना चाहते हो कमेंट्स में बता देना। देखो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे दूसरों के साथ, उतना ज़्यादा बंदे को इंथुसिज्म बढ़ता है ऐसे सेशंस क्रिएट करने के लिए। सो इफ़ यू विल शेयर द सेशन, इफ़ यू विल वॉच द सेशन, इफ़ यू विल लाइक द सेशन, एंड इफ़ यू कमेंट पॉजिटिवली, then I will make these sessions in future. Okay, best of luck.